प्रश्नावली 4.2। और आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इनको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक संक्रिया होती है वो प्रारंभिक संक्रिया उसके गुणधर्म के आधार पर होता है। और दूसरी चीज़, यदि ये कहा जाता है कि इस सारणी के गुणधर्मों के आधार पर सिद्ध कीजिए, तो सारणी के गुणधर्म का अर्थ है कि पंक्तियों में कोई भी एक संक्रिया लागू किया जाए। जैसे R1 टेन टू हम लोग लिखते हैं R1 + R2 + R3, ऐसे कई प्रकार की संक्रिया होती है। तो ये प्रारंभिक संक्रिया नहीं है, बल्कि इस पंक्ति और स्तंभ में जो संख्या लगाई जाती है वो एक प्रकार का प्रारंभिक गुणधर्म होता है। उसी प्रकार से ऐसे लिखते हैं R1 इंटरचेंजिंग टू R2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x, y, z और a, b, c, x + a, y + b और z + c। हमें इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गुणधर्म 5 का प्रयोग करके, जिसमें आपने पढ़ा था या गुणधर्म 5 या गुणधर्म 3 होगा, जब कोई भी सारणी में किसी अवयव या किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अवयवों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दो अवयव तीसरी वाले स्तंभ में जोड़कर लिखा गया है, इसको दो सारणी के रूप में योगफल के रूप में लिखा जाना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम उस सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर x + a लिखा है, y + b लिखा है और यहाँ लिखा है z + c। तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सिंपल है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, जो ये प्लस करके लिखा गया है इसको दो सारणी के रूप में लिखना है। तो हमने आपको गुणधर्म पढ़ाया था और उसमें ये था कि इसको हम x, y, z को सबसे पहले एक सारणी के रूप में बनाएंगे। यहाँ इसको लिख सकते हैं x, y, z, यहाँ पर a, b, c, ये दोनों स्तंभ एक साथ ऐसे ही रहेंगे। दूसरी चीज़, x, y, z को पहले वाले सारणिक में x, y, z, ये पहला वाला एक सारणिक बन गया। फिर अगर प्लस करके लिखा है तो इसको प्लस करके दूसरे वाले जो अवयव ए, बी, सी हैं उनको दूसरे सारणिक में रखना है। और ये दोनों स्तंभ के जो अवयव हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो x, y, z को वैसे ही रहने देंगे, ए, बी, सी भी वैसे ही रहेगा और साथ में तीसरे वाले स्तंभ में ए, बी, सी आ जाएगा। अब आप गुणधर्म नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सारणिकों में पहली स्तंभ और तीसरी स्तंभ क्या हैं, समान हैं। उसी प्रकार से इस सारणिक में दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ समान हैं। इसका अर्थ है कि जब भी किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान प्रकार के होते हैं, यानी उनके संगत और समान होते हैं, तो उसका मान 0 होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों का मान आएगा 0 + 0 बराबर में 0। और यही क्या है, राइट हैंड साइड में भी 0। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आप एक बार नोट कीजिए, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इसको भी 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो बेसिकली आपको इसमें गुणधर्मों का प्रयोग करके हल करते चले जाना है। जैसी भी आपको लगे वैसे आप इसको प्रयोग करते चले जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में a - b, b - c, c - a, इसी प्रकार से दूसरे वाले स्तंभ में b - c, b - a, a - b,
और ये है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये लिखा है और इसको हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस आप इसमें दिमाग ये लगाइए कि आपको हमने अभी में पढ़ाया था संख्याओं के बारे में। आप किस प्रकार से संख्याओं को लगा सकते हैं, या तो पंक्ति में लगाना हो या तो स्तंभ में। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये देखेंगे कि यदि हम मान लेते हैं R1 को हम लिखना चाहेंगे, या R1 में अगर बदलाव लाते हैं तो इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लिखा जा सकता है ऐसे। या आप समझें स्तंभ के रूप में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो स्तंभ के रूप में लगाने का मतलब है कि इन तीनों स्तंभों को जोड़ करके, ये देखो ये स्तंभ है ना, इन तीनों स्तंभों को जोड़ करके पहले वाले पर लिख दीजिए, या तीनों पंक्तियों को जोड़ करके पहले पंक्ति में लिख दीजिए। लेकिन इससे परिणाम ये मिलना चाहिए कि किसी भी एक स्तंभ या किसी भी एक पंक्ति का मान 0 आ जाए, और उसी के अनुसार अगर आप विस्तार कर देंगे तो पूरे सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, समझिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 0 0 है और यहाँ लिख दिया 2 3 4 8 5 6, तो अगर हम इस सारणी का मान ज्ञात करना चाहें तो हम इसको देख करके बता सकते हैं कि इस सारणी का मान कितना आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस सारणी में पहले वाले स्तंभ में सब 0 हैं, और यदि इसी 0 के अनुदिश विस्तार किया जाए इस पूरे सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो कौन सा तरीका है देखते हैं। यदि हम मान लीजिए कि इन सबको ऐसे जोड़ करके इस पहले पर लिखें, तो इस प्रकार से जोड़ने का अर्थ क्या है। हम इस तरह से देख रहे हैं ये स्तंभ है, तो स्तंभों को जोड़ करके पहले पर लिखते हैं। मतलब हमने ये जान गया कि C1 को हम बदलाव ला रहे हैं, यानी C1 में ऐसा बदलाव आ रहा है। कैसा, इन तीनों को जोड़ करके हम लिख रहे हैं C1 के स्तंभ में, यानी कि इन तीनों को जोड़ा और जोड़ करके लिख दिया पहले वाले। आप चाहें तो इनको ऐसे जोड़िए और इस पर लिखिए, इससे जोड़ने पर भी इसका मान कितना आएगा, 0 आ सकता है। जो भी आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो आप इसको जोड़ कर देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, इन तीनों को जोड़ करके यही लिखेंगे। मतलब A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ आ गया A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए। ये एक प्रकार का एक अवयव है। इसी प्रकार इनको जोड़ करके इस वाले स्थान पर लिखना है। तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब ये तीसरा वाला वैसे ही सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हुआ। अब यहाँ देखते हैं। अब देखो दूसरी वाली स्तंभ और तीसरी वाली स्तंभ वैसे ही रहेगी, क्योंकि बदलाव किस में आ रहा है, C1 में। अब यहाँ लिखते हैं बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ तीसरे वाले स्तंभ में सी माइनस ए माइनस बी और ये बी माइनस सी। ये था लेफ्ट हैंड साइड में। हमने झट से क्या कर दिया, ऑपरेशन लगाया लेफ्ट हैंड साइड में। हमें 0 लाना है। अब आप ध्यान देखिए, यदि हम इसमें देख रहे हैं कि A और ये A कैंसिल हो रहा है, B से B कट गया, C से C कट गया, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, B प्लस है और ये B ऋणात्मक है, कट गया A C, यानी कि इन तीनों का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको इसमें ऐसे काट करके दिखाना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए हैं कि ये 0 हो जा रहा है, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, इस प्रकार से। और ये दूसरी तीसरी स्तंभ को वैसे ही बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। तीसरे वाला स्तंभ सी माइनस ए माइनस बी और ये बी माइनस सी। अब आप समझ गए होंगे। यदि हम C1 के अनुदिश इसका विस्तार कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्राप्त होगी। बिल्कुल सिंपल है। आप C1 के अनुदिश विस्तार कीजिए, R1 के अनुदिश विस्तार कीजिए, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, C3 के अनुदिश, किसी की भी अनुदिश विस्तार कीजिए तो इस पूरे सारणी का मान 0 आएगा। कैसे पता चला, एक और गुण मैं व्युत्पन्न कर देता हूँ कि इस किसी भी सारणी में कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति सब 0 0 0 हो, ठीक है,
तो इसका मतलब इस पूरे सारणी का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह यहाँ अर्थ लिख सकते हैं 0 और बता देंगे कि क्यों, क्योंकि C1 के सभी अवयव शून्य है। इस प्रकार से इसको तो हमने सिद्ध कर दिया। और यही क्या चीज़ है, राइट हैंड साइड में है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अंकों के आधार पर एक सारणिक है। इस सारणिक का मान हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसको ध्यान समझेंगे, हमें इसको ऐसे रूपांतरित करना है या प्रारंभिक संक्रिया को लगानी है जिससे इस पूरे सारणी का मान 0 प्राप्त हो। वैसे तो अगर आप इसको किसी के भी अवधि विस्तार कर देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि आपको प्रारंभिक संक्रियाओं को, प्रारंभिक गुणधर्मों का प्रयोग करके, संक्रिया नहीं प्रारंभिक गुणधर्मों का प्रयोग करके या संक्रिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ गुणधर्म देखते हैं इसमें, और इसको ऐसे विभाजित करना है कि दो संख्याओं के योग के रूप में भी कोई स्तंभ प्राप्त हो जाए। हम देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, यदि इसको हम दो संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर दें तो हम उसको फिर से दोबारा दो प्रकार के सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यही कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस सवाल को समझने या लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्याओं का 2 भाग करने के लिए इन दोनों का सहायता लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कोई भी सवाल आएगा तो इसी का दिमाग लगाइएगा कि इन दोनों से मिल करके ये बनती है कि नहीं बनती है। अगर बनती है और नहीं भी आता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके लिखने पर ये प्राप्त हो सकता है। तो समझिए इसको, यदि हम ये देखें कि 7, 8, 9 के आधार पर यदि हम इनमें से किसी एक अंक का गुणा करते, ध्यान समझिएगा मैं क्या बताऊंगा। 7 में कितने का गुणा करके 2 जोड़ने पर 65 आता है, या 8 में कितने का गुणा करके 3 जोड़ने पर 75 आता है, या 9 में कितने का गुणा करके 5 जोड़ने पर 86 आता है। पहला तरीका था। दूसरा, 2 में कितने का गुणा करके 7 में जोड़ने पर 65 आता है। तो इस तरह से जो आप देखेंगे वो एक जिसमें हम गुणा करके ये जोड़ करके प्राप्त करना चाहते हैं वो गुणनफल सब में एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक करना चाहें तो 7 में मान लीजिए 5 का गुणा किया, 7 पे 35 हो गया, 35 में 2 जोड़ने पर 65 आएगा नहीं। और अधिक लीजिए, 7 का 7 में गुणा कीजिए, 7 से 49, 49 में 2 जोड़ने पर 65 नहीं आएगा। और ऊपर चले जाइए, 7 वाटे 56, 56 में 2 जोड़िए, 65 नहीं आएगा। 9 से गुणा कीजिए, 7 9 63, 63 में 2 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा, 9 मिल गया। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, 8 में 9 का गुणा कीजिए, 8 9 72, 72 और 3 जोड़ दीजिए 75, ये भी मिल गया। 9 में 9 का गुणा कीजिए और 9 में जितना आएगा 9 9 81, 81 में 5 जोड़ दीजिए तो 86 मिल जाएगा। तो हमें 9 प्राप्त हो गया। मतलब कि हम इसमें 9 का गुणा करें और साथ में इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका बताया मैंने, जिससे हम इसको 2 सारणिक में तोड़ सकें। तो ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब इसे हमें क्या करना है, इस वाले को लिखने का तरीका मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा। 2 3 5 वैसे ही रहेगा, 7 8 9। अब 65 का मतलब कैसे बताया मैंने, 7 में ऐसे लिखेंगे, 7 गुणे 9 प्लस 2। इस 7 में 9 का गुणा करो और 9 इतना जो आएगा उसमें 2 का जोड़ दो, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से 75 को लिख सकते हैं, 8 गुणा 9 प्लस में 3। 86 को 9 गुणा 9
ये 9 सब एक जैसे हैं, यही हमने सोचा था। अब प्लस करके 5 ये हो गया। अब आप ध्यान देखिए, ये दो संख्याओं का योगफल के रूप में दिखाई दे रहा है। कौन सा? C3 वाला। तो हम इसको दो सारणिक में तोड़ सकते हैं। यहाँ तोड़ते हैं। देखिए, इनको एक तरफ लिखे रहेंगे ये, और इनको अलग से सारणिक में। 2 3 5 7 8 9 और 7 गुणे 9 8 गुणे 9 9 गुणे 9 7 गुणे 9 8 गुणे 9 9 गुणे 9। ये अभी एक सारणिक में है। फिर प्लस लगाया, 2 3 5 को अलग से और इन सबको भी इसमें रखेंगे। तो 2 3 5 2 3 5 ये हुआ। ठीक है। अब आप ध्यान देखिए, इस सारणिक में पहले वाला स्तंभ तीसरे वाला स्तंभ के जो अवयव हैं वो समान हैं, तो इस पूरे का मान 0 हो गया। यहाँ तो पता चल गया। अब इसमें आते हैं। देखिए ध्यान से, सारणिक में नियम होता है कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ से समान अंकों को का मान लिया जा सकता है या उभयनिष्ठ का मान लिया जा सकता है। तो हमने क्या किया, C1 से उभयनिष्ठ 9 को बाहर निकाल दिया। तो अगर 9 को बाहर निकाल देंगे तो हमें ऐसे मिलेगा। 9 बाहर आ गया। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं 2 3 5 और यहाँ 7 8 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 7 8 9 7 8 9 ये हुआ। अब प्लस में ही देखिए ध्यान से, इस पूरे का मान कितना हो गया है 0। अब ध्यान से समझिए, इस वाले सारणिक में भी दो स्तंभ क्या हैं एक जैसे हैं, दूसरा और तीसरा। तो हम लिख सकते हैं ये भी 0 हो गया, यानी कि 9 गुणे 0 और प्लस 0 कितना मिलेगा, सब मिला करके 0। और यही क्या है राइट हैंड साइड। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं इस वाले में क्या है C1 बराबर C3 है, इसका मान 0। और यहाँ पर भी देख रहे हैं C2 बराबर C3, ये भी बराबर है, मतलब दोनों स्तंभ बराबर हैं, तो ये भी 0। इस प्रकार से प्रूफ होता है। ठीक, आपको इसी में दिमाग लगाना है कि इनको लिखने के लिए इसमें से किनको कितना गुणा करके जोड़ें, जिससे हमें ये 65 75 86 या कोई और अंक दे सकता है उसको प्राप्त हो जाए। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी। ओके, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी इसी प्रकार से संख्या लागू करना है। देखिए ध्यान से, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इस 1 1 की तरह इसको 1 1 बना दें, और दूसरा यदि हम इनको गुणा करके इनमें से उभयनिष्ठ का मान लें, यदि बराबर आता है तो हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखते हैं, पहले इनको गुणा करते हैं, तब देखिए क्या होता है। यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ है A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। हमने गुणा किया, ये हमें प्राप्त होगा 1 1 1, ये BC, ये पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ बिल्कुल वैसे ही रहेगा,
और यहाँ देखिए ए का दोनों में गुणा करना है, तो ए बी और प्लस में ए का सी में ए सी, बी का दोनों में गुणा कर रहा हूँ, बी सी प्लस बी ए, इसका इसमें सी ए प्लस सी बी या बी सी लिख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसको सी बी पढ़िए या बी सी पढ़िए, ए सी पढ़िए या सी ए पढ़िए। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है। यदि हम इन दूसरी और तीसरी स्तंभ को जोड़ करके तीसरे स्तंभ पर लिखें तो हमको ये तीसरी स्तंभ में एक जैसे अवयव प्राप्त होंगे, उनको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ देखिए हमने ऑपरेशन एक लगाया, C3 इंटरचेंजिंग या C3 10 टू C3 में बदलाव लाते हैं। देखिएगा नाम पे ऐसे जोड़े हैं ना स्तंभ, तो स्तंभों को जोड़े हैं, तो दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़ करके तीसरे पे लिखना है, तो तीसरे में बदलाव हो रहा है, लिखेंगे C3 प्लस C2। ठीक, जोड़िए। जोड़ने का मतलब सिंपल चीज़ है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख देंगे, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख देंगे। ऐसे लिखते हैं बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये पहली वाली स्तंभ वैसी रहेगी 1 1 1, और दूसरी वाला भी स्तंभ वैसी रहेगा बी सी सी ए बी, और तीसरी वाले देखिए तीसरे वाले स्तंभ को कैसे लिखेंगे, बी सी और ए बी प्लस ए सी को जोड़ दीजिए, तो यहाँ बनेगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये वैसे यहाँ पर सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए ऐसे। ठीक, यहाँ पर ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, ये मिला। अब ध्यान समझिए, क्या ये तीसरे स्तंभ में सब बराबर है? बराबर दिखाई दे रहा है? अगर बराबर है तो कॉमन लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी पढ़ सकते हैं ना, इसको ए सी चाहे सी ए बोलिए, वही बात है। वैसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ये तीनों स्तंभ, ये जो स्तंभ में है तीनों बराबर हैं, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमने क्या लिखा, C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये उभयनिष्ठ ले लिया बाहर। अब क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, यहाँ बचेगा बी सी ए सी ए बी। ठीक है, सी ए का मतलब ए सी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ सब 1 1 हो जाएगा 1 1 1। अब गुणधर्म नंबर 3 का प्रयोग कर दी, देखिए क्या होगा, दो स्तंभ बराबर दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे का मान 0 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणे इस पूरे का मान 0 बराबर मिलेगा 0, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। अब इसके बारे में बताना होगा तो आप बता सकते हैं, तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो कि C1 बराबर C3, इस प्रकार से ये क्या हो गया 0 हो गया। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमें कितना सिद्ध करना है, 2 इंटू इतना लाना है, तो आप इसको देख करके पहचानिए। इसको सिद्ध करने के लिए इसी राइट हैंड साइड को देखा जाता है। 2 का मतलब इस साड़ी को 2 गुने के बराबर लाना है,
तो ए बी सी पहले में है, दूसरे में पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब इसमें आप ध्यान देखिए, क्या इसमें पहले में ए बी सी क्रम से दिखाई दे रहा है? आंसर है नो। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको ऐसी इंटरचेंजिंग कर दें, यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में परिवर्तित कर दें, तो इससे बदलने पर क्या होगा देखिए। जो ये पहली वाली पंक्ति है पहले स्तंभ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें ऐसी संख्या लागू करें कि हमें 2 प्राप्त हो जाए। आप सोचिए, अगर इनको जोड़ करके हम तीसरे में से घटा दें तो क्या हमें 2 प्राप्त होता है? इसको चेक करके देख लीजिए। हमने क्या किया, हम स्तंभ में लगा रहे हैं क्योंकि स्तंभ से में प्राप्त हो सकता है। तो ये C2 और C3 को जोड़ दिया और C3 में से घटा दिया, ठीक है। C2 और C3 को जोड़िए और C3 में से घटा करके C3 पर लिखिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए एक चीज़ गलत हो रहा है। C3 में से घटाना है तो C3 को नहीं जोड़ना है, बल्कि C1 और C2 को, ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। तो C1 C2 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, B प्लस C और Q प्लस R को जोड़ेंगे, आज जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो आपको इसमें वैसे कुछ कैंसिल हो सकता है। चेक करते हैं, देखिए C3 का ये है ना y प्लस जेड, एक ले लिया, माइनस C1 का मान कितना है, इसको क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। C1 का मान कितना है, ये है B प्लस C और फिर प्लस करके C2, ये है प्लस Q प्लस R। अब घटाने पर क्या परिणाम मिलेगा देखते हैं। ये y प्लस जेड माइनस B माइनस C माइनस Q माइनस R, ये तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है ना। अच्छा, और देखते हैं कोई गुणधर्म। यहाँ पर C2 और C3 को आप जोड़िए, इसको जोड़िए। C3 का मान कितना है, y प्लस जेड, लिख दिया y प्लस जेड माइनस पुस्तक में C2 का मतलब C2 ये है Q प्लस R, फिर प्लस करके C3 कितना, यही y प्लस जेड। अब हल करने पर क्या मिलेगा, y प्लस जेड माइनस में Q प्लस R प्लस y माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस y माइनस जेड। अच्छा, यहाँ पर देखिए जेड से जेड कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ, माइनस Q माइनस R प्राप्त हुआ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यदि हम इनको आपस में इंटरचेंजिंग नहीं करेंगे तब तक हमें 2 नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये तब तक 2 नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि हम इन पंक्तियों को स्तंभ न बना दें। तो उसको एक बार बना कर दे सकते हैं और उसके बाद देखते हैं कि प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि पंक्ति पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लगाया, पंक्ति तथा स्तंभों को या स्तंभ को परस्पर बदलने पर तो बदलने पर क्या प्राप्त होगा, जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा। और ये बेसिकली वही हम लोग करते हैं, ट्रांसपोज करना बोलते हैं, ठीक है, परिवर्तन निकालना बोलते हैं। देखिए B प्लस C Q प्लस R y प्लस जेड किस में आ जाएगा, पहले स्तंभ में। तो B प्लस C Q प्लस R y प्लस जेड। दूसरी चीज C प्लस A यहाँ पर आएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। यहाँ पर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A प्लस B P प्लस Q
एक्स प्लस वाई, ये प्राप्त हुआ है। अब समझिए, यदि हम यहाँ देख पा रहे हैं कैसे हमें कैसे प्राप्त हुआ। हमने जब वो बता रहे थे ऑपरेशन आपको, वो जो संक्रिया बता रहा था मैं, C3 इंटरचेंज या 10 टू C3 माइनस में C2 प्लस C3, क्या इसको लगा सकते हैं? ये देखते हैं। तो हमने ये कहा कि जिसमें से बदला आ रहे हैं उसको ही किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ करके नहीं घटाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 और C2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आप समझिए कि यदि इनको जोड़ करके इसमें से घटाते तो ये B वाला कैंसिल और साथ में C वाला भी कैंसिल हो जाता। ठीक, नहीं, ए वाला कैंसिल होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 2 तो जरूर प्राप्त होगा। तो इसको लगाते हैं यहाँ पर। देखिए, चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमने लगाया C3 10 टू, C3 माइनस कोष्टक में C1 प्लस C2। ये ध्यान रखिएगा कि जितने परिवर्तन ला रहे हैं उसी में से घटाना है, अन्य किसी स्तंभ को जोड़कर, घटाकर या कुछ भी करके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हल किया, क्या मिलेगा? ध्यान समझिएगा। C3 में बदला आ रहा है। C3 कौन है? A प्लस बी। इसको दिखा देता हूँ मैं पूरा और काम पर। C3 मतलब A प्लस बी माइनस C1 कितना है? B प्लस सी, प्लस C2 कितना है? C प्लस A। अब चिन्ह को बदलिए, A प्लस बी माइनस C माइनस D माइनस A, सब क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर माइनस B प्लस B, A और ये कैंसिल, कितना जाएगा? -2C। तो 2 मिल गया ना। इस प्रकार से इसको, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये समझ गए हैं तो मैं झट से इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आया? -2C, और ये दोनों वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ये वैसे रहेगा। C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। अच्छा, यहाँ पर ओके, यहाँ देखते हैं। ये ना कितना प्राप्त हुआ है? -2C। इसी प्रकार से आप समझिए, जैसे यहाँ पर हमने रखा है इसको, तो आप P प्लस Q यहाँ रखेंगे, और ये क्या है? C1 Q प्लस R, आप प्लस करके C2 का मतलब R प्लस P। तो आप रख करके देख सकते हैं क्या मिलेगा। देखिए, P प्लस Q यहाँ रखा, माइनस कोष्टक में C1 का मान Q प्लस R प्लस R प्लस P। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलेगा, तो जैसे बदलने का मतलब P प्लस Q माइनस R माइनस P, ये कैंसिल, Q कैंसिल, ये P कैंसिल, है ना। -2R बचेगा। समझ आ गया? यहाँ लिखेंगे -2R। इसी प्रकार से तीसरे वाले के लिए, क्या होगा? x प्लस वाई माइनस कोष्टक में y प्लस जेड, C1 है ना, प्लस C2 का मान z प्लस x, ये हुआ। अच्छा, माइनस से तोड़िए इसको, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, सब माइनस हो जाएगा। अच्छा, x वाला और ये माइनस एक्स वाला, y और ये y, -2z आया। तो यहाँ लिखते हैं -2z, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमें तीसरे वाले स्तंभ में 2 प्राप्त होता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं उभयनिष्ठ लेने का मतलब, इसको छोटा कर देता हूँ। ये हमने ऑपरेशन लगाया था C3 10 टू C3 माइनस C1 प्लस C2। अब यहाँ देखिए, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्या किया हमने?
C3 से -2 बाहर या उभयनिष्ठ बाहर लेने पर क्या बचेगा? यहाँ देखिए, ये सब ऐसे रहेगा। -2 तो बाहर आ गया है ना, -2 बाहर आ गया है, तो यहाँ लिख दिया -2 सारणिक में B + C + A, और यहाँ पर माइनस निकल गया, C केवल बचेगा। यहाँ Q + R, R + P, Y + Z, Z + X, और ये बचेगा यहाँ पर R, यहाँ पर Z बचेगा। ये ठीक है। अभी तक ये राइट हैंड साइड नहीं आया। अब सोचिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें इन्हीं दोनों में से इनको माइनस करना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि यदि हम B + C में से C को माइनस कर देंगे तो C वाला ख़त्म हो जाएगा। Q + R में से इस R को माइनस कर देंगे तो हमें Q मिलेगा। Y + Z में से Z को माइनस करेंगे तो Y मिलेगा। इसी प्रकार से C + A में से C को माइनस करेंगे तो C कैंसिल होगा। R + P में से इसको माइनस करेंगे तो P मिलेगा, और Z + X में से Z को माइनस करेंगे तो X मिलेगा। तो ऐसा करने से बाद में इसको इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा, तभी हमें इस तरह से ABC PQR XYZ मिलेगा। देखते हैं इसको मिलता है कि नहीं मिलता है। हमने यहाँ ऑपरेशन लगाया, किस में लग रहा है? स्तंभ में ना। तो पहला चीज़ हम लिख रहे हैं C1 tan 2 C1 - C3, और दूसरा C2 tan 2 C2 - C3। ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें बदलाव आ रहा है उसी में से अन्य किसी को घटाना है। और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों संक्रियाओं में C3 को ही क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा कि जिसमें से यहाँ जो पहली बार प्रयोग कर लेते हैं उसको दोबारा यहाँ पर यूज नहीं करना है। मतलब अगर C1 है तो हमने C1 में से C3 घटाया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप C2 में से इस C1 को घटाइए। ठीक, ये ध्यान रखिए क्योंकि इसमें C1 में बदलाव आ रहा है अभी। ठीक, अच्छा लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे होगा, ये देखिए पहला वाला C1 में से C3 घटाइए, मतलब इसमें से इसको घटाइए। इन है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए दिखा देता हूँ। B + C में से घटाया C कैंसिल, B मिलेगा। और Q + R में से R घटाएंगे तो R कैंसिल, Q मिलेगा। मतलब BQY मिलेगा, BQY। इसी प्रकार से इस वाले ऑपरेशन को लगाने पर इसमें से इसको घटाएंगे तो C कैंसिल होगा तो A मिलेगा, R कैंसिल होगा तो P, Z कैंसिल होगा तो X, यानी APX, A। और तीसरी वाले वैसे ही रहेगी CRZ। ये होगा। समझ आया? वीडियो को दोबारा देखो, सब क्लियर हो जाएगा। अगला चीज, अच्छा अब मिलाकर देखिए कि क्या ये ABC क्रम आ रहा है? तो आंसर नहीं आ रहा है। अगर ये इस प्रकार से इंटरचेंजिंग भी होता तो भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस दूसरी वाले स्तंभ को पहले पर, आप पहले वाले को दूसरे पर लिख देते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, एक हमने संख्या बताया था जो सारणी को गुणधर्म में, कि जब किसी भी सारणी के दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंजिंग करते हैं तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है, ये आपको याद होगा। और वैसे ही अगर किसी भी स्तंभ के किसी दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंजिंग करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। या तो आप स्तंभ को इंटरचेंजिंग करें या तो किसी दो पंक्ति को। तो हमने यहाँ पर क्या किया, C1 इंटरचेंजिंग C2, मतलब C1 ऐसे लिखेंगे, इंटरचेंज दोनों तरफ ही रहेगा C2। तो यहाँ पर लिखा, जब चिन्ह माइनस चिन्ह बदल जाएगा तो यही माइनस पहले से है और आपस में इंटरचेंज करने पर क्या होगा, फिर माइनस लग जाएगा। तो ये माइनस और जो माइनस बदल कर आएगा
वो दोनों मिला करके प्लस हो जाएगा। ठीक, अच्छा ए पी एक्स को पहले वाले पर और ये बी क्यू वाई यहाँ पर सी आर जेड ये हुआ। अब क्या ये इतना मिल गया? तो हम देख रहे हैं कि लगभग में ये ए बी सी एक पहली पंक्ति में आया है, लेकिन ये स्तंभ में है। पी क्यू आर ये स्तंभ में है, ये पंक्ति में है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे क्या करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देंगे तो हमें मिल जाएगा पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर। इसका अर्थ ये है ट्रांसपोज निकालना। ठीक, ट्रांसपोज निकालना बोलते हैं, परिवर्त ज्ञात करना बोलते हैं। यानी कि इस सारणी का परिवर्त ज्ञात कर दीजिए। ये बनेगा 2 इंटू इतना ए बी सी को पहले वाले स्तंभ में, पी क्यू आर को दूसरे स्तंभ में, एक्स वाई जेड को तीसरे स्तंभ में। इस प्रकार से राइट हैंड साइड हमें मिल जाता है। ये हमें प्राप्त हुआ, ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। ऐसे सवाल और भी प्रकार से बनते हैं, तो उसमें आपकी ज्ञान पर निर्भर करेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके कोई तरीका नहीं है, फिर भी इसमें ऐसे अनुमान लगाना है कि किस प्रकार से हम इस पूरे बाएं पक्ष को हल करके दाहिने पक्ष के बराबर ला दें। ठीक है, और जितनी प्रकार की इसमें संक्रियाएँ या नियम लगाए जाते हैं उनको आपस में हमेशा बदल कर देखते रहना चाहिए, जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, नोट कीजिए इसको।